नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। गांवों तक पहुंचे कोरोना संक्रमण पर काबू पाने में जुटी सरकार, जारी की गई गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, गांवों में खासा नुकसान पहुंचा रही कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई इन गाइडलाइन में ग्रामीण क्षेत्र के अलावा बाहरी शहरी इलाकों और जनजातीय क्षेत्रों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत अन्य उपायों के साथ साथ ग्रामीण स्तर पर कोविड के प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे की निगरानी, कोरोना जांच पर के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही घर पर और कम्युनिटी बेस्ड आइसोलेशन की भी बात कही गई है। दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि आशा कार्यकर्ताओं द्वारा हर गांव में ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति की मदद से समय समय पर इन्फ्लुएंजा जैसे बुखार, वायरल इन्फेक्शन, गंभीर श्वसन संक्रमण आदि के लिए निगरानी की जानी चाहिए। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO के टेली कंसल्टेशन के जरिए इन मामलों की तीव्रता जांचने के लिए कहा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्लैक फंगस से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनाई डॉक्टरों की स्पेशल टीम, हर जिले के लिए दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बचाव और इलाज की प्रभावी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इसकी चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार ने संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान की 12 सदस्यीय म्यूकोरमियाकोसिस मैनेजमेंट की टीम का गठन किया है। शनिवार को जारी एक बयान में सीएम योगी ने कहा कि कोविड संक्रमण के मुक्त हो जाने के बाद कुछ लोगों में ब्लैक फंगस की बीमारी के मामले सामने आए हैं। इसको देखते हुए सीएम ने आदेश दिया है कि सभी जिलों में इसके इलाज के लिए जरूरी दवाओं की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित की जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बीजेपी MLA कर रहे थे बंगाल में प्रदर्शन, पुलिस ने लिया हिरासत में। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में लॉकडाउन संबंधी नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में भाजपा के 3 विधायकों को हिरासत में लिया गया है। विधायकों को तब पकड़ा गया जब वे सफदर हाशमी चौक पर धरने पर बैठे थे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि विधायक शंकर घोष, आनंदमय बर्मन और शिखा चट्टोपाध्याय उत्तर बंगाल में कोविड-19 के बढ़ते मौत के मामलों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान तीनों बीजेपी MLA को हिरासत में लिया गया है। अधिकारी ने बताया कि बाद में इन्हें रिहा कर दिया गया। विधायकों ने दावा किया है कि उन्होंने प्रदर्शन के दौरान कोविड-19 संबंधी सभी नियमों का पालन किया और घटना स्थल पर कोई भीड़ एकत्रित नहीं हुई। बीजेपी विधायकों पर निशाना साधते हुए TMC के वरिष्ठ नेता गौतम ने कहा कि भाजपा विधायकों ने लॉकडाउन के बीच धरना देकर क्षेत्र के लोगों के साथ धोखा किया है, जिससे लोगों की जान को खतरा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्पुतनिक वी का दूसरा बैच पहुंचा भारत, कोरोना से जंग में रशिया ने बढ़ाया मदद का हाथ। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच रूस की स्पुतनिक वैक्सीन का दूसरा बैच भारत पहुंच गया है। दोस्तों रविवार को सुबह विमान वैक्सीन लेकर तेलंगाना के हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया। इस मौके पर रूस के राजदूत एन कुदाशेव ने कहा कि स्पुतनिक वी की कामयाबी के बारे में पूरी दुनिया जानती है। रूस में साल 2020 से लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा रही है। रूस के स्पेशलिस्ट का मानना है कि स्पुतनिक वी कोरोना के स्ट्रेन के खिलाफ भी कारगर है। उन्होंने आगे कहा कि स्पुतनिक वी रूसी भारतीय वैक्सीन है। हमें उम्मीद है कि भारत में इसका प्रोडक्शन 85 करोड़ वैक्सीन प्रति साल हो जाएगा। हमारा प्लान है कि जल्द सिंगल डोज वैक्सीन भी लाई जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने किया चैलेंज, मोदी जी विदेश क्यों भेजी वैक्सीन, मुझे भी करो गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने 25 FIR दर्ज करते हुए 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये पोस्टर कोरोना टीकाकरण से संबंध में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगाए गए थे। इन पोस्टरों में सवाल किया गया था कि मोदी जी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश में क्यों भेज दी। ऐसे पोस्टर शहर में कई स्थानों पर लगाए गए थे। इस सवाल पर दिल्ली पुलिस ने जबरदस्त कार्यवाही करते हुए 25 लोगों पर FIR दर्ज कर दी और उनको गिरफ्तार भी कर लिया, जिससे सोशल मीडिया और पूरे देश में बवाल मच गया है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल भी नहीं किया जा सकता। इसी बीच दोस्तों इस घटना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देते हुए कहा है कि मोदी जी आपने बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी, मुझे भी गिरफ्तार करो। दोस्तों दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि ये पोस्टर शहर के कई
कई हिस्सों में लगाए गए थे। इसमें लिखा था कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार को पुलिस को पोस्टरों के बारे में सूचना मिली, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों को सतर्क किया गया और ताबड़तोड़ तरीके से एफआईआर दर्ज करते हुए 25 लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके बाद से दोस्तों सोशल मीडिया और देश में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। ट्विटर पर भी #अरेस्ट मी ट्रेंड करने लगा है। इसका मतलब है कि मोदी जी मुझे भी गिरफ्तार करो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब में अब 31 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन, अमरिंदर सिंह ने शक्ति के दिए आदेश। जी हां दोस्तों, पंजाब सरकार ने एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू की समय सीमा को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रविवार को इसकी जानकारी साझा करते हुए अधिकारियों को सख्ती रखने के आदेश दिए हैं। पिछले 25 दिनों से कोरोना ग्राफ पर नजर डालें तो पंजाब में कोविड प्रतिबंधों का असर साफ देखा जा सकता है। राज्य में नए कोरोना संक्रमितों के मामले लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि अभी भी स्थितियां डेंजर जोन में ही है। इसलिए राज्य सरकार ने 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही सीएम ने दुकानों को चरणबद्ध तरीके से खोलने की अनुमति दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्र ने यूपी और बिहार से कहा गंगा में शव प्रवाहित करने पर रोक लगाए, सुरक्षित तरीके से दाह संस्कार हो। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा के किनारे सैकड़ों शव मिलने के बाद केंद्र ने इस मामले में दखल दिया है। केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों से कहा है कि वे गंगा और उसकी सहायक नदियों में शव प्रवाहित करने पर रोक लगाए, साथ ही शवों का सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से दाह संस्कार कराने पर ध्यान दें। कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के बाद इन नदियों के किनारे कई लाशों को देखा गया था। 15 और 16 मई को हुई समीक्षा बैठक में केंद्र ने कहा कि हाल ही में गंगा और उसकी सहायक नदियों में शवों और अधजली लाशें प्रवाहित करने की सूचना मिली है। यह बहुत गलत और खतरनाक है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद राजीव सातव का कोरोना से उभरने के बाद हुआ निधन। दोस्तों कांग्रेस सांसद राजीव सातव का रविवार को एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। कुछ दिन पहले ही वह कोविड से उभर गए थे, बाद में एक नया वायरल संक्रमण हो गया था और उनकी हालत गंभीर थी। सातव की तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। उनका जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। कांग्रेस के तमाम नेता उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। दोस्तों राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मुझे अपने दोस्त राजीव सातव के खोने का बहुत दुख है। वह विशाल क्षमता वाले नेता थे जिन्होंने कांग्रेस के आदर्शों को असली रूप दिया। यह हम सभी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना और प्यार। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, डीआरडीओ की एंटी कोविड दवा 2DZ 1-2 दिन में मरीजों को मिलनी होंगी शुरू, 10,000 डोज बनकर हुए तैयार। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए डीआरडीओ की एंटी कोविड मेडिसिन 2DZ अगले 1-2 दिन में मरीजों को मिलनी शुरू हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैब में 10,000 डोज बनकर तैयार हो गए हैं और अगले 1-2 दिन में डीआरडीओ के अस्पताल में उपलब्ध भी हो जाएंगी। दोस्तों मिली जानकारी के मुताबिक इन 10,000 डोज के बाद डीआरडीओ के कहने पर डॉक्टर रेड्डीज लैब जून के महीने से हर हफ्ते 1 लाख डोज बनाना शुरू कर देगी। इसके बाद पानी में घोलकर मिलाने वाली ये दवाई जल्द ही दूसरे अस्पतालों में भी उपलब्ध हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की दूसरी खुराक के लिए नए अंतर के हिसाब से बुक करें अपॉइंटमेंट, पहले वाला नहीं होगा कैंसल। जी हां दोस्तों, कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की 2 डोज के बीच का अंतर बढ़ गया है, लेकिन अभी भी लोगों को इस बारे में कंफ्यूजन है। दोस्तों सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस बात का है कि जो लोग नए नियमों से पहले ही अपॉइंटमेंट बुक कर चुके हैं उनका क्या होगा। इस बाबत कोविन पोर्टल पर भी जानकारी दी गई है। कोविशील्ड की 2 डोज के बीच का अंतर बढ़ाने के साथ ही फैसला लिया गया है कि जिन्होंने पहले से दूसरी कोरोना डोज के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर दिया है उनका अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं किया जाएगा। यानी जिनको भी कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेनी है वे नए अंतर के हिसाब से ही अपॉइंटमेंट बुक करें। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोविशील्ड की 2 डोज के बीच अंतर पहले 6 से 8 हफ्ते का था। कोविड वर्किंग ग्रुप की सिफारिश के मुताबिक भारत में अब इसे बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह कर दिया गया है। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज से जुड़ी जानकारी कोविन ऐप पर भी अपडेट कर दी गई है। कोविन साइट पर लिखा है कि कोवैक्सीन की दूसरी डोज पहली डोज के 28 से 42 दिनों के बाद ली जा सकती है। कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज में 84 से 112 दिन का अंतर होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की ताज़ा स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 16,25,90,000 को पार कर गया है।
जबकि दोस्तों मरने वालों का आंकड़ा 33,71,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी का सर्वाधिक असर अमेरिका पर हुआ है। अमेरिका में 3,29,00,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 5,85,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दोस्तों इसके अलावा इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, टर्की, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्पेन, जर्मनी, अर्जेंटीना, कोलंबिया आदि ऐसे देश हैं जो कि इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक 2,46,84,000 से ज़्यादा इस महामारी के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 2,70,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों भारत पूरी दुनिया में इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में दूसरे नंबर पर हैं। भारत से ऊपर केवल अमेरिका है। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,11,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। दोस्तों भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र अव्वल है। महाराष्ट्र में 53,44,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक, केरला, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चक्रवाती तूफान से 6 की हो गई मौत। गुजरात में 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। जी हां दोस्तों, चक्रवाती तूफान ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। भीषण चक्रवाती तूफान ताउते अब और भी ताकतवर हो गया है। चक्रवाती तूफान ताउते पूर्वी मध्य अरब सागर से 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ गया है और गोवा से लगभग 190 किलोमीटर, जबकि दक्षिण मुंबई से 550 किलोमीटर दूर है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि अगले 12 घंटों के दौरान इसके बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान विभाग के मुताबिक इसके 18 मई की सुबह गुजरात तट तक पहुंचने और 18 मई की दोपहर और शाम के आसपास पोरबंदर और नलिया के बीच गुजरात तट को पार करने की संभावना है। दोस्तों दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान ताउते से निपटने की राज्यों, केंद्र मंत्रालयों और एजेंसियों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की और उनसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी जरूरी सेवाओं का प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। एनडीआरएफ के एक प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें गुजरात के गिर सोमनाथ, अमरेली, पोरबंदर, द्वारका, जामनगर, राजकोट, कच्छ, मोरंबी, सूरत, गांधीनगर, वलसाड, भावनगर, नवसारी, भरूच और जूनागढ़ जिलों में तैनात कर दी गई है। इसके अलावा केरल और गोवा में भी हालात गंभीर हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्र का राज्यों को निर्देश, सभी दिन देर तक खुली रहे सरकारी राशन की दुकानें, गरीबों को मिल सके मुफ्त अनाज। जी हां दोस्तों, केंद्र ने रविवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से महीने के सभी दिन और देर तक राशन की दुकानें खुली रहने के निर्देश देने को कहा है। इसका मकसद गरीबों को समय पर और सुरक्षित तरीके से सब्सिडी युक्त मुफ्त अनाज का वितरण सुनिश्चित करना है। इस संदर्भ में केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने परामर्श जारी किया है। मंत्रालय को यह जानकारी मिली थी कि कुछ राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण राशन की दुकानों पर अनाज वितरण के समय में कमी की गई है। इससे लाभार्थियों को अनाज प्राप्त करने के लिए समय नहीं मिल पा रहा है। मंत्रालय ने बयान में कहा कि कुछ राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन लगाया गया है। इसके कारण उचित मूल्य की दुकानें या राशन दुकानों के कामकाज के घंटों में कमी आ सकती है। इसको दुरुस्त किया जाए और हर जरूरतमंद को राशन उपलब्ध कराया जाए, चाहे दुकान का समय बड़ा ही क्यों न दिया जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मददगार बन सकते हैं बंद पड़े बैंक खाते, निष्क्रिय होने पर भी मिलता है ब्याज। जी हां दोस्तों, अगर आपका भी किसी बैंक में बैंक खाता रहा हो और लेन देन के अभाव में वह निष्क्रिय घोषित कर दिया गया हो तो आप उसे दोबारा से एक्टिवेट करा सकते हैं। खातों के निष्क्रिय रहने के बावजूद उनमें नियमित रूप से ब्याज जुड़ता रहता है। ऐसे में आपके खाते में भी कुछ न कुछ ब्याज जमा हो चुका होगा, जिसे निकालकर आप घर का खर्च चला सकते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, किसी खाते में 2-3 साल तक कोई लेन देन नहीं किया जाता है तो बैंक उसे निष्क्रिय घोषित कर देता है। निष्क्रिय घोषित करने से पहले बैंक खाता धारक से संपर्क करने की कोशिश करता है। दूसरी ओर से जवाब न मिलने पर, ग्राहकों की ओर से जवाब नहीं मिलने पर उसे इनऑपरेटिव यानी कि निष्क्रिय घोषित कर दिया जाता है।
वहीं 10 साल तक कोई लेन देन न करने पर खाते को डोरमेंट अकाउंट घोषित कर दिया जाता है। लेकिन इन दोनों का मतलब ही यह नहीं होता है कि आपका खाता पूर्ण तरह से बंद हो गया है। आप इन दोनों चीजों के बावजूद खाते को रीओपन करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इजराइल ने फिर की गाजा में एयर स्ट्राइक, 17 लोगों की मौत, मरने वालों का आंकड़ा 174 पर पहुंचा। जी हां दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के उग्रवादी संगठन हमास के बीच चल रहे घमासान के 7वें दिन भी दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कई हमले किए। इजराइल की ओर से रविवार को गाजा में हमास के ठिकानों पर किए गए हमलों में 17 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही संघर्ष में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 174 हो गई है। दोस्तों, गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अब तक मारे गए 174 लोगों में 47 बच्चे हैं। वहीं उग्रवादी संगठन हमास की ओर से दागे गए रॉकेटों से इजराइल में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक इजराइल की वायुसेना ने रविवार सुबह हमास की राजनीति और सैन्य विंग के हेड के घर को निशाना बनाया। इस हमले में हमास चीफ का घर पूरी तरह जमींदोज हो गया। इसके अलावा गाजा के एक न्यूरोलॉजिस्ट के घर पर भी हमला हुआ, जिसमें उसकी मौत हो गई, जबकि बेटी और पत्नी घायल हो गए। दोस्तों, हमास और इजराइल दोनों में से कोई भी अभी तक पीछे हटने को फिलहाल तैयार नहीं है और वे एक दूसरे के इलाकों पर लगातार हमले कर रहे हैं। हाल ही में हमास उग्रवादियों के छिपने की सूचना पर गाजा में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तबाह कर दी गई थी। इस बिल्डिंग में अल जजीरा समेत कई मीडिया संगठनों के दफ्तर थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, लगातार दूसरे दिन सस्ता हुआ सोना और चांदी। जी हां दोस्तों, लगातार दूसरे दिन सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट हुई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्र राजधानी दिल्ली में सोना 229 रुपए कमजोर होकर 47,074 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 717 रुपए लुढ़क कर 70,807 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 1832 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस, जबकि चांदी 27.38 डॉलर प्रति औंस पर सपाट रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कम आय वाले 5 करोड़ से अधिक ग्राहकों को 49 रुपए का पैक फ्री में देगी एयरटेल। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर में एक बार फिर लोग और कंपनियां अपने अपने स्तर पर ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जो जरूरतमंद है। इसी कड़ी में दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल भी जुड़ गई है। एयरटेल ने अपने कम आय वर्ग वाले ग्राहकों को इस महामारी की स्थिति में अपने नेटवर्क से जुड़े रहने में मदद के लिए स्पेशल फायदों की घोषणा की है। कंपनी ने कोरोना वायरस महामारी के बीच एक दूसरे से जुड़े रहने में मदद के लिए अपने नेटवर्क पर कम आय वाले 5.5 करोड़ ग्राहकों को 49 रुपए का रिचार्ज फ्री देने का ऐलान किया है। वहीं दोस्तों 79 रुपए का रिचार्ज कूपन खरीदने वाले एयरटेल प्रीपेड ग्राहकों को अब दुगना फायदा मिलेगा। एयरटेल ने रविवार को एक बयान में कहा कि वह कम आय वाले 5.5 ग्राहकों को 49 रुपए का पैक फ्री देगा। इस पैक में 38 रुपए का टॉक टाइम और 28 दिन की वैधता के साथ 100 MB डेटा भी होगा। इसकी लागत करीब 270 करोड़ रुपए होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हरियाणा में किसानों ने किया लाठीचार्ज का विरोध, हिसार चंडीगढ़ करनाल रोड जाम कर दिया। जी हां दोस्तों, करनाल में किसानों का भारी विरोध प्रदर्शन एक बार फिर देखने को मिला है। यहां हिसार में अस्थायी 500 बेड का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को किसानों का विरोध झेलना पड़ा। इस दौरान पुलिस और किसानों में टकराव हो गया। किसानों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया, पुलिस की गाड़ी का विरोध किया और किसान पुलिस की गाड़ी के आगे लेट गए, जिसके बाद उन्हें वापस जाना पड़ा। मुख्यमंत्री का विरोध करने पर वहां लाठी चार्ज भी हुआ, साथ ही साथ आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस विरोध प्रदर्शन में कई किसानों को हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद पूरे हरियाणा के अंदर किसानों ने 2 घंटे के लिए नेशनल हाईवे को अलग अलग जगहों पर जाम कर दिया। करनाल के बसताड़ा टोल प्लाजा पर किसान धरने के लिए बैठ गए, वहीं नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। किसान सड़क पर लेट गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। किसानों का कहना है कि क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन नहीं कर सकते थे? अब जब तक उन किसानों को नहीं छोड़ा जाता, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, तब तक ये विरोध जारी रहेगा। वहीं नेशनल हाईवे के रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अनिल अंबानी और उनके परिवार के स्विस बैंक खातों की जानकारी भारत को देगा स्विट्जरलैंड, बढ़ सकती है मुश्किल। जी हां दोस्तों, काले धन की लड़ाई में केंद्र सरकार को एक और बड़ी जीत मिली है। स्विट्जरलैंड की सुप्रीम कोर्ट ने ADAG ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी और उनके परिवार के स्विस बैंक अकाउंट की जानकारी भारत के साथ साझा करने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्विट्जरलैंड की सरकार और स्विस बैंक को यह आदेश दिया। स्विट्जरलैंड की सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अनिल अंबानी की मुसीबत बढ़ सकती है। दरअसल दोस्तों, स्विट्जरलैंड की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी, उनकी पत्नी टीना अंबानी, उनके बच्चों जय अनमोल और जय अंशुल के स्विस बैंक अकाउंट्स की जानकारी साझा करने का आदेश दिया है। इसके तहत स्विस बैंक खातों में अप्रैल 2011 से सितंबर 2018 तक हुए लेन देन की जानकारी साझा की जाएगी। भारत ने अनिल अंबानी और उनके परिवार की जानकारी स्विट्जरलैंड से मांगी थी। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, भारतीय तिरंगे झंडे में स्थित अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस आसान से सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।